डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का पेपर तो हो गया है, लेकिन कई सारे सवाल जो हैं जिसको लेकर लगातार जो हैं एस्पिरेंट कमेंट्स कर रहे हैं या फिर मैसेजेस कर रहे हैं कि सर इन सवालों को लेकर दिक्कत है या यूपीएससी ने फिर से जो है कुछ इश्यूज क्रिएट किए हैं। तो क्या सच में 2025 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है, क्या उसके अंदर भी सवाल डिलीट हो सकते हैं, है ना? पिछले कई सालों से आप एक यूपीएससी का ट्रेंड देख रहे हैं, एक प्रवृत्ति देख रहे हैं कि यूपीएससी जो है जीएस में भी सीसेट में भी क्वेश्चन डिलीट कर रहा है ना? तो वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते आपके मन में ये चीजें आ नहीं। उसके अलावा क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसको लेकर भी थोड़ा सा आप लोगों को लेकर जो है क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन को लेकर जो है सवाल खड़ा हो रहा है और क्या संभावना है, क्या सच में ये सवाल डिलीट होंगे या नहीं होंगे, है ना? उसके बेस पे आप लोगों को आगे की रणनीति को तय करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का जो पेपर हुआ है ना, मैं ये तो ना कहूंगा कि इसके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, बट कंपैरेटिवली जो है 2023-24 के पेपर के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर एक्यूरेसी थोड़ी ठीक रखी गई है ना। मतलब मैं ये फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि 100% कोई भी चीज सही नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस बार यूपीएससी का परफॉर्मेंस जो है थोड़ा ठीक रहा है। सवालों को बनाने को लेकर, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्टी का स्तर जरूर बढ़ाया है, एकदम माइन्यूट लेवल पर चीजें जानने की कोशिश की है। जैसे ब्रिक्स की थीम को लेकर जो सवाल है उसके अंदर शब्द को बदल देना, ये सारी चीजें ऐसी है कि इतना जो है गहरी नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए या इतना डीप में आपको पढ़ना होगा, तब जाकर इस तरह के ऑप्शन को आप लोग डील कर पाएंगे, है ना। खैर, रणनीति को लेकर बाद में बात करेंगे, लेकिन जल्दी से देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं जिसको लेकर आप लोगों को दिक्कत। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने सवाल रख दिए हैं, ठीक है। ये पहला सवाल है जो आपका सीमेंट इंडस्ट्री को लेकर है कि 5% जो है ग्लोबल कार्बन एमिशन जो है इसके लिए ये उत्तरदायी है ना। न्यूज में था तो इसको लेकर यूपीएससी ने 2 ऑप्शन दिए। आप में से कुछ लोगों का मानना ये है, इवन ये बात सही भी है, कि ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये ठीक तो है, लेकिन इसके अंदर ये चीज है कि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। क्या 5% से अधिक उत्पादन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है क्या? इस चीज को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि सर इसका मतलब तो इसका सवाल का जो आंसर है वो ये नहीं होना चाहिए, है ना, इस तरह की चीज। बट आप एक चीज सोच के देखिए, मेरे हिसाब से ना ये सवाल जो है इसको लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। अब कंट्रोवर्शियल टीचर्स ने बना दिया है तो आप लोगों को और ज्यादा चीजें लग रही है, पर समझ लीजिएगा यूपीएससी डिलीट करता है जब ऑप्शन में कुछ हेर फेर हो, है ना, या सवाल एकदम गलत लिख दिया गया हो। मुझे लगता है इसके अंदर कुछ खास दिक्कत है नहीं। अध्ययनों से पता चलता है कि सीमेंट उद्योग से कार्बन डाइऑक्साइड जो है 5% से ज्यादा का उत्पादन होता है इसके अंदर, मतलब एमिशन ज्यादा होता है ना, 5% से ज्यादा। तो उसके लिए क्या ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं? तो ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट में, है ना। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इस सवाल को लेकर ऐसे ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जा रही है, उसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत मुझे कम लग रही है। ये दूसरा स्टेटमेंट है, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को, इस सवाल को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर आप इस चीज को देखेंगे, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कुछ क्षेत्रों में राज्य का राज्यपाल जो है अपने विवेक से कार्य कर सकता है। ये तो संविधान के 163 में इसके बारे में मेंशन किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं। भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अग्रेषित किए बिना अपने विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अब ये चीज अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा आर्टिकल 356 को भी अगर थोड़ा देखे होंगे, उसके अंदर ये चीज, इस चीज का डिस्कस किया गया है कि गवर्नर अगर भेजे रिपोर्ट तब भी राष्ट्रपति जो है किसी एक स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। उसके अलावा खुद राष्ट्रपति अपने अन्य किसी बेसिस पर भी कर सकता है ना। तो एक तो वहां से मुझे थोड़ा सा इसको लेकर कंफ्यूजन लग रहा है। दूसरा ये है, क्या सच में भारत का राष्ट्रपति के संविधान में तो इसका जिक्र है नहीं, उस पॉइंट से तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पर संविधान वर्ड शायद इस स्टेटमेंट में तो लिखा नहीं, इसके अंदर तो संविधान वर्ड का जिक्र किया गया लेकिन इसके अंदर नहीं किया गया है। अब ये सवाल आपके मन में ये भी उठेगा कि सर संविधान में तो बहुत सारी बातें नहीं लिखी गई, है ना। वो चीज ठीक है, बट आप इस चीज को थोड़ा सा ये सोच के देखिए, क्या राष्ट्रपति या केंद्र सरकार के पास सच में पावर नहीं हो सकती इस चीज को लेकर, है ना। तो मुझे थोड़ा सा इस सवाल को लेकर या स्टेटमेंट को लेकर दिक्कत लग रही है। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर ये दिया है। मुझे अभी भी इसमें डाउट है, थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रही है कि हो सकता है इसका आंसर जो है यूपीएससी सी दे दे, है ना। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। इसके अंदर दिक्कत ये है कि ब्राजील के अंदर 4 टाइम जोन है। अब देखो, पता क्या है, इस बार डिलीट होने की संभावना क्यों कम है सवालों में? जितने भी मैं सवाल बता रहा हूं मुझे लग रहा है थोड़ा कम संभावना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बन रहा है इसके अंदर। अगर आप देखोगे, अगर ब्राजील को काटोगे तो 4 ऑप्शन बन जा रहे हैं। अगर आप इसके अंदर न्यूजीलैंड को काट देते हैं तो 3 ऑप्शन बन जा रहे हैं, है ना। तो न्यूजीलैंड को लेकर इसके अंदर कंट्रोवर्सी है कि 3 है कि 5 है वहां पर, है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर कोई सवाल डिलीट हो सकता है
तो इसके अंदर इशू हो सकता है। बट अगर यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे लेता है, इस तरह की कंट्रीज को ऑप्शन में डालना और इनके कंट्रोल, या तो आप क्लैरिटी से, वैसे यूपीएससी ने लिखा तो है ही कि कहां पर 4 से ज्यादा है, बट अगर उसने आंसर में कंसीडर कर लिया ब्राजील को भी, तब तो दिक्कत हो सकती है ना। तो कहीं ना कहीं पे इस सवाल को लेकर भी काफी सारी चीजें जो हैं कंट्रोवर्शियल आप लोग देख सकते हो। कितने देशों के अंदर 4 से ज्यादा टाइम जोन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और मुझे एक चीज और जरूर यूपीएससी को लगती है कि इतना माइन्यूट लेवल पर जाकर, है ना, तैयार करना यूपीएससी को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जैसे पेपर तैयार होता रहा है वैसे रहे तो ज्यादा अच्छा है। आप पेपर को डिफिकल्ट बनाने के चक्कर में अपने रास्ते से उतर जा रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे एक अलग लगता है। मेरा एक पॉइंट समझिएगा, आप लोग जितने भी सिंसियर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, मेरे एक पॉइंट को समझिएगा। मैं अगर आपको ये बात कहूं कि आपको यूपीएससी का पेपर कठिन बनाना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी दिक्कत होगी। आप पेपर कठिन तो कोई भी बना सकता है, आप कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो जिसका कोई वास्ता ही नहीं है ना, तब तो पेपर बन सकता है। डिफिकल्ट बनाना कौन सी बड़ी बात है। पर मेरे हिसाब से पेपर ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे को थोड़ा सा एकदम क्लैरिटी रहे कि अच्छा इस सब्जेक्ट में मुझे इतना डीप में जाना है। अब ये टाइम जोन को लेकर जो है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को लेकर सवाल पूछा गया, वो तो बड़ा अच्छा खूबसूरत सा सवाल, बट इस तरह के सवालों में जितना फैक्ट जो है बहुत ही बारीक लेवल पर तैयार करना होगा, थोड़ा सा वो डिफिकल्टी का हो सकता है। और ये स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के सवालों को लेकर काम किया जाए तो ज्यादा ठीक है। यूपीएससी में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेकर चीजों को आगे बढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता है। खैर आगे चलते हैं, हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। कौन से सवाल को लेकर एक और दिक्कत, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर पीएम जो सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके अंदर ट्रांसलेशन का एरर है। अगर आप लोग यूपीएससी की इंस्ट्रक्शंस को देखते हो, मुझे लगता है इसके अंदर भी दिक्कत नहीं होगी। उसका रीजन है, इंस्ट्रक्शन में यूपीएससी ने लिखा हुआ है कि अगर हिंदी और इंग्लिश के पेपर में आपको मान लो दिक्कत होती है तो इंग्लिश का जो वर्जन है उसको मान्य माना जाएगा। अब ये तो यूपीएससी ने पहले ही बोल रखा है, तो इसका मतलब ट्रांसलेशन के बेस पे इस क्वेश्चन को डिलीट करना थोड़ा सा दिक्कत है। हिंदी माध्यम के साथ वैसे ही चीजें गलत होती ही रही हैं, तो वो कंटिन्यू रहेगा। उसको लेकर भी हम लोग काम करने वाले हैं कि थोड़ा सा ट्रांसलेशन को लेकर यूपीएससी सुधार करे। अब इस सवाल को लेकर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, इसको लेकर दिक्कत ये है कि शायद ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं क्लियर हो रहे हैं और इसको लेकर शायद यूपीएससी डिलीट कर सकता है। इस क्वेश्चन की संभावना थोड़ी सी हो सकती है डिलीट होने की, बट मुझे लगता है देखिएगा, इंडिया जो है सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होगा यूरोप के माध्यम से, ईरान के माध्यम से, है ना। पहले सेंट्रल एशिया जाएगा और फिर वहां से ईरान की तरफ जाएगा। मुझे लगता है ये सटीक ऑप्शन है, इसके अंदर खास कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि सर ये मध्य एशिया जो है तो इससे थोड़ी ना हम जुड़ने वाले हैं, मतलब डायरेक्टली तो इस पे नहीं जुड़ने वाले ना मध्य एशिया को लेकर। अरे तो ईरान के माध्यम से हमारी सबसे बड़ी नीड इंडिया की क्या है। वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ना, ये वाला जो कॉरिडोर है, इसको लेकर अगर सवाल आता है ना, तो ऑप्शन में आपको 2 से 3 चीजें देखनी जरूरी है। क्या भारत है, क्या रूस है, क्या ईरान है। मतलब मेरे हिसाब से ये 3 चीजें आपको सवाल में देखने की जरूरत है। तो इंडिया है इसके अंदर, और दूसरा जो आपका ईरान देखने को मिल रहा है। रूस का जिक्र हालांकि किसी भी स्टेटमेंट में नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं पे 2 ऑप्शन आप देख सकते हो कि ईरान की रेलिवेंस इसके अंदर बहुत जरूरी है। आप ईरान के माध्यम से भारत जो है, इवन सीधा जो है हम लोग मध्य एशिया नहीं जा रहे हैं, लेकिन मध्य एशिया के कौन से देश हैं, जैसे कजाकिस्तान वगैरह हो गया, उज्बेकिस्तान वगैरह हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये है ना। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज मानी जाती हैं, वहां से हम जुड़ेंगे। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर यहां से इंडिया यूरोप जाएगा, फिर अजरबैजान भी तो है इसके अंदर, है ना, तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं पे ये वाला स्टेटमेंट भी थोड़ा सा ठीक सटीक बैठ रहा है। बट मेरे हिसाब से यूपीएससी इसको डिलीट नहीं करेगा। अगर हुआ तो ये क्वेश्चन शायद डिलीट हो सकता है, क्योंकि इसके दोनों आंसर जो है सही बैठ रहे हैं। मुझे ये लगता है यूपीएससी इस तरह की चीजें करते ही क्यों है, आप क्यों ऐसी चीजें कर रहे हो। अजरबैजान भी तो है उसके अंदर ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो अब आप अगर ये स्टेटमेंट भी देखोगे कि भारत यूरोप तक पहुंचना चाहता है अजरबैजान के थ्रू, थोड़ा सा इसलिए वेग हो जाता है कि सिर्फ एक ऐसा अनइंपॉर्टेंट कंट्री इसके अंदर डाला हुआ है। ईरान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इंडिया, रूस और ईरान, ये तीनों जो हैं कहीं ना कहीं पे इस कॉरिडोर के सबसे महत्वपूर्ण कंट्री के तौर पर आप लोग देख सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर 1 और 2 आंसर होना चाहिए। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी नोट्स जो है आरबीआई का एक्सपेंडिचर है। देखिए आप लोग ना इस चीज को समझिए थोड़ा सा जो अब देने को तो हो सकता है यूपीएससी इसका 1 और 2 आंसर दे दे, है ना। जनरली आप सोच रहे हैं कि भाई अगर इसको देखा जाए, एक सवाल यूपीएससी ने ना आज से पहले कुछ समय पहले पूछा था कि निम्न में से कौन सी चीज जो है वो बैंकों के लायबिलिटी मतलब मानी जा सकती है ना। तो उसके अंदर एक ऑप्शन था डिपॉजिट,
जिसको यूपीएससी ने उसकी लायबिलिटी माना था, और वो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो जनता जमा करती है पैसा वो बैंक की लायबिलिटी है ना, एसेट नहीं। तो उस तरह का ही ये सवाल अगर आप मानोगे तो आपको हो सकता है कि यूपीएससी इसको ले कि भाई ये वाला जो सेगमेंट है ये उसका एक्सपेंडिचर है। बट आप एक चीज सोच के देखो, ये बार बार जिक्र आता है इस चीज को लेकर, जो फेस वैल्यू होती है ना, जैसे मान लो करेंसी छापने का जो खर्च आया और उसके ऊपर से जो फेस वैल्यू होती है वो ज्यादा मतलब बेनिफिट देती है आरबीआई को, और इससे इसी से भी सरप्लस निकल कर आता है जो सरकार को ट्रांसफर करती है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप इसको इस नजरिए से देखेंगे कि सर ये एक्सपेंसेस है, तो इसके अंदर ये बाइंग करना ये भी तो एक्सपेंसेस है। फिर ये जो आप फॉरेन करेंसी को खरीद रहे हो ये भी तो एक्सपेंसेस है। तो कहीं ना कहीं पे आप कहीं कह रहे हैं कि सर अगर यूपीएससी को सिनेरियोज लिखना ही था तो इसके अंदर लिख लेते, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना थी। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है इसका आंसर जो है 1 2 4 5 जो है होने वाला है, आप लोग थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर सोच रहे हैं और थोड़ा डिबेट जो है क्रिएट हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से देखो, जो मुझे लगता है मैं वो आपको बता देता हूं, बहुत कम सवालों की संभावना है कि वो डिलीट हो, है ना। आप लोग इस चीज को लेकर ज्यादा वो मत करिए। 2 3 चीजें मेरी समझ लीजिएगा जो आपको हेल्प करेंगी। पहली चीज तो ये है कि आप अपनी तैयारी को सीमा पर मत रखा करिए। 1000 बार मैं आप लोगों को ये बात बोल चुका हूं, आप ये 2 3 4 सवालों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, है ना। हर साल यूपीएससी 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे रखता है जिसके अंदर सब्जेक्टिविटी रहती है। मैं तो सारा साल ही ये बात बोलता रहता हूं, आप मानो ही मत। आप तो ये मान के चलो कि यूपीएससी 95 या 100 को जो है 90 क्वेश्चन के अंदर से ही हमें पेपर को क्वालिफाई करना है, ये 90 क्वेश्चन ही। तो उन 90 क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करने की जरूरत है और उन पर ध्यान देने की जरूरत है। देखो, इसके लिए अगर आप जितनी डिबेट क्रिएट करोगे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी को नहीं पता कि यूपीएससी की ऑफिशियल की में यूपीएससी किस चीज को आंसर मानने वाला है ना, या कितने क्वेश्चन डिलीट करने वाला है। तो इसको लेकर आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, मेंस एग्जामिनेशन पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए, है ना। जो कंट्रोवर्सी है देखो, अब उसके लिए मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी के अलावा कोई और क्लियर कर सकता है ना। तो बात हम लोगों ने कर ली है, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिए डिबेट को लेकर, फोकस करिए मेंस एग्जामिनेशन को लेकर, ताकि चीजें आप लोगों की बेहतर हो जाए। किस्मत अच्छी होगी तो जो आपने टिक किया है या जो आपका गलत हो गया है वो क्वेश्चन यूपीएससी डिलीट कर देगा, या कुछ ऐसा बेनिफिट आपको हो जाएगा जिससे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। थोड़ा सा रोल किस्मत का भी होता है, कहीं ना कहीं पे आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप लोग यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसए को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो 12 जून से एकदम फ्रेश बैच जो है एसए का स्टार्ट हो रहा है। बहुत खूबसूरत तरीके से आप इस पेपर को तैयार कर सकते हैं, है ना। सब्जेक्टिव एसे और फिलोसफिकल एसे दोनों जो है मैं बहुत अच्छे से तैयार करने वाला हूं। लगभग 15 क्लासेस ही रहेंगी, आपको ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। दूसरा, आपके ज्यादा फोकस रहेगा मेरा कि दार्शनिक जो लेख है या निबंध है उन पे काम किया जा सके। कंप्लीट एवोल्यूशन होगा, आपके 5 फुल लेंथ टेस्ट लिए जाएंगे, है ना। उसका एवोल्यूशन भी मैं ही आप लोगों को करके दूंगा। और ऐसे लिखने के लिए जिस तरह की कोटेशन चाहिए, जो पॉइंट चाहिए, है ना, अगर या कोई मान लीजिए कोई ऐसी स्टोरी है जो बड़ी इंपैक्टिव हो सकती है, ये सारा कंटेंट जो है मैं आप लोगों को क्लास में ही नोट डाउन करवा लूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, ये जो नंबर दिए हुए हैं आप इन पे कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल कर लीजिए, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग ऐसे को करने वाले हैं, रिस्क मत लीजिएगा। इससे में बहुत कम नंबर आ रहे हैं पिछले कई सालों से, इसलिए मैंने उस तरीके से इस बैच को डिजाइन किया है कि आप लोग बहुत आसानी से 150 प्लस स्कोर जो है ऐसे में कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।